नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं हूं आपके सामने लेकर एक नया वीडियो। और इस वीडियो की बात या शुरू करने से पहले मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जितने भी स्टूडेंट जो 7th क्लास में है, 8th में है या 7 to 12 तक हैं, ठीक है, ये वीडियो उन सबके लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं केमिस्ट्री के या साइंस की, ये उससे रिलेटेड है। तो आज क्योंकि बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में हम साइटोलॉजी के 4 से 5 वीडियो देख चुके हैं, आज उस साइटोलॉजी को वहां रोककर आगे लेके आया हूं मैं केमिस्ट्री का एक वीडियो। क्योंकि बच्चों से ये रेस्पॉन्स मिला है कि वो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है, आपको, क्योंकि इस कोरोना काल में ट्यूशंस वगैरह अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको घर बैठे बैठे वो पूरा कंटेंट आप तक पहुंचा दूंगा जो आपको क्लासरूम के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। इवन देन ये कंटेंट इतना इजीली आप तक पहुंचेगा कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी बैठेंगे आप तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात मैं ये आपको बता देना चाहूंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अगर 9th क्लास में होंगे, आप 10th में होंगे या 12th में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा हमें बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आज मैं बेसिक से ही शुरू करूंगा और बेसिक को धीरे 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 करके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। लेकिन एडवांस को भी आप तक ऐसे पहुंचाया जाएगा कि उसका पैटर्न इतना इजी होगा, उसका वे इतना इजी होगा कि आपको इजीली ग्रैस्प होगा। पर्पस समझिएगा। दूसरा, आपको अपना दिन का आधा से पौन घंटा इस वीडियो को देना है और एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कंटेंट, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री की शुरुआत की। और मैं जैसा कि हमेशा बोलता रहा हूं, हमें प्रायोरिटी किस बात पे देनी है, हमें कंटेंट क्या पढ़ना है, हमें इस पर प्रायोरिटी नहीं देनी है। हमें कंटेंट क्यों पढ़ना है, हमें इस पर प्राथमिकता देनी है। हम क्यों पढ़ना जानना चाहेंगे, हम क्यों पढ़ना जानना चाहते हैं, ये आपकी विचारधारा होनी चाहिए कि हम ये केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं या सर आज हमें केमिस्ट्री का वीडियो दे रहे हैं तो हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, इसकी हमें क्या नीड है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, देन आपको इस कंटेंट को और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे आगे केमिस्ट्री के, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो की। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं इसे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब बात आती है केमिस्ट्री है क्या, या हमें क्यों पढ़ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हमें ये क्यों पढ़नी है, साइंस क्यों पढ़नी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, दैट्स व्हाई साइंस तो पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है, नई आविष्कार हो रहे हैं, नई चीजें हमारे आसपास आ रही हैं, तो साइंस तो पढ़नी है। अब केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, क्योंकि हम अपने चारों ओर हमेशा आसपास ऐसी घटनाएं होते हुए देखते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते या देखकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हुए देखते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स अपने आसपास देखते हैं जिनको हमें जानना चाहिए पर हम उन्हें देखकर इग्नोर कर देते हैं। तो जान लीजिए, ये केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो आपको बताएगी कि आपके चारों ओर जो मैटर है उनमें चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, या जो मैटर्स आपके चारों ओर है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर बने हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। अब क्यों जानना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जानना इसलिए चाहिए कि अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो क्योंकि हम समाज को भी जानना चाहते हैं, हम समाज के लोगों से क्यों मिलते हैं, तो गेट टुगेदर क्यों करते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आप केमिस्ट्री ये सोचकर पढ़ें हम केवल ज्ञान बढ़ा रहे हैं अपना, वी आर नॉट लर्निंग केमिस्ट्री टू क्वालिफाई एनी एग्जाम या टू पास एनी एग्जाम। ये बात की बात है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी है, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान या इंग्लिश या ऑल सब्जेक्ट हमें इसलिए पढ़ने हैं, इससे हमारा कॉग्निटिव माइंड का डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ेंगे तो अपने आसपास होने वाले चेंजेस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो हम अपने आसपास होता हुआ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी विज्ञान का नजरिया है या इसी विज्ञान के अंदर दिया गया है जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं। गॉट इट? तो केमिस्ट्री क्या है, मैंने बोला अ ब्रांच ऑफ साइंस
in which we learn about matter, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, their properties, उसकी क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे, कंपोजिशन, वो किससे मिलके बना है, पदार्थ किस किससे मिलके बनता है ये पढ़ेंगे, एंड द वे दे रिएक्ट, और उनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, वो किससे क्या क्या क्रिया कर लेते हैं जो अपने आसपास होता हुआ देखते हैं पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो केमिस्ट्री की मैं एक माइनर डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, लिखना कम है समझना ज्यादा है, वी लर्न अबाउट मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन में किससे मिलके बना है, घटक संगठक, प्रॉपर्टीज उसके क्या क्या गुण हैं, एंड a branch of science in which we learn about matter and its composition, property and reactivity या reaction। ठीक समझ पाएंगे, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ किन से मिलके बने हैं इसका अध्ययन करते हैं, उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं इसका अध्ययन करते हैं, और वो किन किन से कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं, ये सब अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंदर करेंगे, जिस बुक के अंदर हम ये सब पढ़ रहे होंगे वो बुक होगी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। गॉट इट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, ये जो बताने वाला हूं ये पेपर मैंने क्या बोला, पेपर में नहीं आए कोई इश्यू नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज बढ़ेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो इजीली ग्रैस्प कर लोगे आप, ये टारगेट लेके चलेंगे। तो लैटिन, सॉरी नॉट लैटिन, लैंग्वेज छोड़िए, ये आपको जानना चाहिए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है एक जिससे केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, एंड दिस वर्ड इज केमिलिया। तो उस वर्ड को आप जान लीजिए, बस जानकारी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन केमिया जो वर्ड है, कीमिया या केमिया जिसे बोलते हैं उस या केमिलिया बोलते हैं, उस वर्ड से केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई है। तो ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन जानना चाहिए फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा बताने वाले बोल सकते हैं, या शुरुआत में आपके दिमाग में ये डालने वाले पिता कौन है। पिता क्यों जानना चाहिए, पिता इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसने हमारी लाइफ में इसे इन्वॉल्व किया, किसने हमारी लाइफ में इसे दिया। तो उसे आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे A.L. लेवोसियर, A.L. लेवोसियर, लेवोसियर नाम है इनका, इनका नाम है लेवोसियर, A.L. लेवोसियर। लेवोसियर को बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। एंटोनी एल लॉरेंट लेवोसियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। गॉट इट, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्योंकि मैंने आपको बोला केमिस्ट्री की डेफिनेशन में अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी लर्न अबाउट मैटर, तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए था ये क्या है, व्हाट इज मैटर, हिंदी में पदार्थ, द्रव्य, ये क्या है, द्रव्य, वर्ड समझिएगा हिंदी वाले, द्रव्य नॉट द्रव, द्रव्य, द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है या इंग्लिश मैटर क्या है। क्योंकि जब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे नहीं, मैंने बोला ना मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, चारों घटनाएं जो हो रही उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो मैटर क्या है, कक्षा 4, 5, 6 सब में दिया हुआ मैटर क्या है, परिभाषा दी हुई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन जो है हमेशा की तरह, एनीथिंग, एनीथिंग यानी कोई वस्तु, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, कोई भी वस्तु आपके चारों ओर है, कोई भी वस्तु आपके चारों ओर है जिसके अंदर जगह, जो जगह को घेरती है, माइनर टू मेजर जगह, छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह। अगर मैं आपसे बोलूं आपके हाथ से सुई छूट कर नीचे गिर जाती है, सुई एक छोटा आर्टिकल है वो गिरी तो उसने कुछ ना कुछ एरिया तो कवर किया ना, कुछ एरिया तो कवर किया ना, ऐसा तो नहीं हवा में लटकी नीचे गिरी कवर किया। और बड़े से बड़ा जहाज अगर कहीं खड़ा हो,
शिपयार्ड में जब खड़ा हो, डॉकयार्ड में जब खड़ा हो, तो वो भी जगह कवर करता है। तो वो सारी चीजें जो कोई जगह कवर करेंगी, मैंने बोला ऑक्यूपाइड स्पेस, जगह कवर करेंगी। ये मार्कर मेरे हाथ में है, मैंने अपने हाथ पे यहाँ रखी है, तो इसने इतने एरिया को कवर कर लिया, तो इसने जगह कवर की, दैट्स व्हाई इसे बोल रहे हैं मैटर। दूसरा मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टी में बात करता हूं, एक तो ऑक्यूपाइड स्पेस, जगह कवर करेंगी, ठीक, जगह घेरती है, मैटर, ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक, माइनर टू मेजर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। एक और प्रॉपर्टी है मैटर की कि दे ऑल या ऑल मैटर आर फॉलो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो जड़त्व का नियम मानते हैं। अब जड़त्व का नियम क्या है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये जड़त्व का नियम कैसे आ गया, जानना चाहिए आपको कि मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम जान तो लें किसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला, अगर कोई चीज जगह घेर रही है, हम उसे मैटर बोलेंगे, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, वो जड़त्व के नियम का पालन करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का पालन करेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ सबको मालूम है, अगर आपको पता हो तो। न्यूटन ने गति के 3 लॉ दिए, उन्होंने पहला रूल, पहला लॉ क्या है, वही उसी लॉ को, उसी प्रॉपर्टी को उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया कहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु स्टेबल है, इफ एनीथिंग इज स्टेबल, तो वो स्टेबल ही रहेगी, इट विल बी स्टेबल, ठीक है। और यदि कोई वस्तु मोशन में, इफ एनी पार्टिकल इज इन मोशन या एनीथिंग इज इन मोशन, तो इट विल बी इन मोशन, ये मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई आउटर फोर्स न लगाया जाए। मतलब जब तक कोई वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, अगर कोई चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। गॉट इट। एग्जांपल आपको होना चाहिए, भाई आपने किसी बॉल को लात मार दी, बॉल रखी हुई है, वो अपने आप तो नहीं चल देती ना, हवा के प्रेशर से चलेगी, मान लो हवा तेज चल रही है, लेकिन अगर रखी हुई है नॉर्मल एनवायरमेंट है, तो आपको किक करना पड़ेगा, किक के बाद वो चलने लगती है। यानी आपने आउटर फोर्स दिया, आउटर फोर्स से उसकी वो एक्टिविटी चालू हो गई, ठीक है। आपको कोई साइकिल तेज चलाते हुए रोकनी है, तो आप सामने खड़े हो गए, आपने हाथ से रोक लिया, पीछे से आपने पकड़ ली, भाग नहीं पा रहा। आप कोई बल लगाओगे तभी रुकती है, आप कोई बल लगाओगे तभी चलती है। इसे ही बोला है उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और उसी प्रॉपर्टी को जिससे वो रुक रही है, चल रही है, जड़त्व बोलते हैं। तो जितने भी मैटर हैं वो जड़त्व का नियम मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, अगर ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये जब तक कोई इसे उठाएगा नहीं, इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, ये पड़ा रहेगा। कोई भी मैटर, कोई वस्तु अगर पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगे, चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर भारी बल ना लगे। और इन सारे इस रूल को मानने वाले जितने पदार्थ हैं, या जितने भी आपके चारों ओर पदार्थ हैं, वही आपके मैटर कहला जा रहे हैं, या वही मैटर कहा जा रहा है। गॉट इट। तो मैंने बोला ऑक्यूपाइड स्पेस, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम मानेंगे, जड़त्व का नियम समझ में आ गया होगा। कोई वस्तु चल रही है, चलती रहेगी, रुकी हुई है, रुकी रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। सेम उसी प्रॉपर्टी को जड़त्व बोला है, तो जितने मैटर हैं वो इस प्रॉपर्टी को मानेंगे, ये कंफर्म है, ये डिसाइडेड है। और उसके बाद आता है हैव मास, कि जिनमें मास हो। मास की हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में मास को बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान समझने का प्रयास कीजिएगा, माइनर सा अंतर है, और ये अंतर मेजर फॉर्म में भी जान लीजिए। मास और वेट, ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कंपोनेंट, घटक हैं जिनके बारे में बात करनी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में बात करनी है। तो समझने का प्रयास कीजिए। एक माइनर से एग्जांपल से आपको मास और वेट में अंतर समझना है, जानने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज या कोई वस्तु जो जगह घेरे और जिसमें मास हो, वो मैटर कहलाती है। सॉरी, मान लीजिए किसी वस्तु का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो इस मार्कर का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, और इस मार्कर के मेजरमेंट में इसके अंदर जो है, प्लास्टिक है, अंदर एक रेबर वो फॉर्म का वो डला हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर इंक भरी हुई है, ये सब कुछ कंपोनेंट्स जो इसके अंदर हैं, जिन सब से मिलकर ये बना हुआ है, ये वो मेजरमेंट है जो मैटर का अंदर है, जो मैटर अपने अंदर रखा हुआ है। यानी इस प्लास्टिक के मार्कर के अंदर ये सारी चीजें मैटर
ये मार्कर अपने अंदर रखा हुआ है। तो मास का मतलब क्या है? एनीथिंग या एनी मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन्स, ये इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, गॉट इट? मार्कर के अंदर जो जो चीजें है वो उसका मास है। अब इस पर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है, ग्रेविटी से अपनी ओर खींच रही है, तो सब जानते हैं पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जैसे मैंने ऊपर फेंका, ये नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पृथ्वी हर ऊपर जाती वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो अब मेजरमेंट अगर आपको किसी के भार का करना है, तो भार का मतलब है ग्रेविटी जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रही है, जितने प्रेशर से ग्रेविटी से अपने ओर ले रही है, वो इसका वेट है। समझने का प्रयास कीजिए। जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिस अमाउंट ऑफ मैटर इन अ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मैटर किसी पदार्थ में या किसी सामग्री में पदार्थ कितना है वो उसका मास है। इसमें प्लास्टिक कितनी है, इसमें इंक कितनी है, इसमें अंदर जो लिक्विड भरा है, वो जो फॉर्म लगा है, वो सब कितना है, वो ओवरऑल क्या है? मास है। और ग्रेविटी जितने पे वर्क कर रही है, जिस पे वर्क कर रही है, वो क्या है? उसका वेट है। अंतर समझने का प्रयास कीजिए। अब एक और अंतर समझिए, मास कभी चेंज नहीं होता। अगर आप इसे अंतरिक्ष पे भी ले जाएंगे, सोचिए अंतरिक्ष में भी आप इस मार्कर को ले जाएंगे तो क्या पाएंगे? इसके अंदर के कंपोनेंट हैं, इस जिन जिन से ये मिलके बना हुआ है, जो आर्टिकल्स इसके अंदर हैं, जो ये कैरी किया हुआ वो इसके अंदर रहेगा, लेकिन वेट में चेंज आएगा ग्रेविटी के जाकर। जब ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी जो खींच रही है वही वेट बताया मैंने आपको, ग्रेविटी जितनी लग रही है वही वेट बताया मैंने आपको। तो इस पर जब चेंज आएगा, ऊपर ले जाएंगे अंतरिक्ष में, तो आपको वो चेंज दिखाई देगा। तो एक अंतर और आ गया। पहला, जिन पदार्थों से मिलके बना हुआ है, जो सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है, जिससे मिलके बना है, दैट ऑल आर्टिकल्स मास बना रहे हैं, और ग्रेविटी जितना इस पर वर्क कर रही है वो वेट है। दूसरा, मैंने बोला मास कभी चेंज नहीं होता, ये वहां पर भी ऐसा ही रहेगा, ये यहां पर भी ऐसा ही है, लेकिन वेट चेंज होता जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर ग्रेविटी, जब आप बाहर निकल जाते हो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हो, तो आपका खींचने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की क्षमता पृथ्वी कम हो जाएगी। वो मास आप पर वर्क ही नहीं करेगा, सॉरी वो फोर्स आप पर वर्क ही नहीं करेगा, और जब फोर्स वर्क नहीं करेगा तो आपके वेट में चेंज आएगा ही आएगा। गॉट इट? तो यही एक डिफरेंस है मास और वेट में। मैं दोबारा आपको बता दूं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। मास को सिंपल है बोलो, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ मटेरियल, किसी भी पूर्ण सामग्री में जितनी मात्रा पदार्थ की होती है वो सब उसका मास होता है। मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया। ये आपको जानना चाहिए, जानना भी है। तो आपको क्या बोला मैंने? कोई स्पेस घेरे, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करे, और जिसके अंदर मास हो, यानी वो पदार्थों से मिलकर बना हो, वो पदार्थों से मिलकर बना हो, और ये सब प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, यही मैटर है, यही मैटर कहलाता है, इसे ही मैटर कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा कि मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिक लेके चल रहा हूं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं, जिन आर्टिकल से मिलकर बना है, जो सब कुछ इसके अंदर है, वो मास है, जिस फोर्स से पृथ्वी खींच रही है वो वेट है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके आगे मैटर को, यानी पदार्थ को। देखा जाए तो आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन उनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को बांटा गया है। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे। आपने जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पदार्थ की कितनी स्टेट होती हैं, यू ऑल विल हैव अ सिंपल रिप्लाई, 3 स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैटर की स्टेट्स की बात करूं तो मैटर्स को उनके गुण के आधार पर, फिजिकल वाली बात करूं, फिजिकल भौतिक गुण, और केमिकल रासायनिक प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा गया है। मतलब अगर मैटर को बांटा गया तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा गया है, इसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। अब इसके अंदर क्यों बांटा गया वो समझे जरा। फिजिकल का मीन क्या है, इसके अंदर किस कैटेगरी में बांटा गया है मैटर्स को, वो समझिए। क्यों मैटर को 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांटा गया, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल, ये आपको समझना है। हिंदी में बोलते हैं भौतिक,
पदार्थ की तीन अवस्थाएं सबने पढ़ी हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसे बोलते हैं रसायन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आपके चारों ओर पदार्थ हैं, अगर मैं आपसे पूछूं वो किससे मिलके बने हैं, तो आप पर रिप्लाई होगा वो सूक्ष्म कण एटम से मिलके बने हैं। वो सब किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। और उन सारे एटम्स में एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है, जिसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, हिंदी में अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल समझने का प्रयास करेंगे। एक जैसे पदार्थ में एक जैसे ही अणु पाए जाएंगे, एटम। मैं अगर बात करूं प्लास्टिक के अंदर, तो इस प्लास्टिक के अंदर एक जैसे एटम होंगे या नहीं होंगे? आपका जवाब पता होगा आपको, ये प्लास्टिक है, इसके अंदर सारे एटम एक जैसे होंगे। ठीक, और इस अंतर आणविक बल की वजह से ही पदार्थ की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जिन्हें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। अब अंतर आणविक बल क्या होता है? जितने भी पदार्थ हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, और पदार्थ के एटम्स के बीच में एक आकर्षण बल, एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा। भाई दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं समान अणुओं में, और अणुओं के बीच में दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं, या तो वो अट्रैक्शन करेंगे या वो रिपल्सन करेंगे। अट्रैक्ट मीन आकर्षण होगा, रिपेल मीन दूर फेंकेंगे। समान आपस में पास आते हैं, अपोजिट विपरीत दूर फेंकते हैं। दो ही तरह के बल अणुओं में काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, एटम्स के बीच में दो बल काम करते हैं। तो समान अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही वो क्लोज रहेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका छोटा भाई है, आपका छोटा भाई और आपका एक फास्ट फ्रेंड है, समझने का प्रयास करें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप अपने भाई से सारी बातें शेयर कर लेते हैं, या इमेजिन कीजिए आप अपने छोटे भाई से सारी बातें शेयर नहीं कर पाते, लेकिन एक दोस्त आपका है जिससे आप सारी बातें शेयर कर लेते हैं। मीन में क्या बताना चाह रहा हूं, जिस दोस्त से आप सारी बातें शेयर कर लेते हैं, उसका एक रीजन जरूर होगा कि आपका उससे अट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू हिज ब्रदर। किसी भी मायने मान लीजिए, चाहे वो आपकी उम्र के बराबर है या भाई आपका छोटा है, आप उसकी ओर इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उससे इसलिए वो छोटा है, जो भी आपका हो, लेकिन आपका अट्रैक्शन उस ओर होगा। दैट्स व्हाई आप बातें वहां पर शेयर करेंगे। तो जहां अट्रैक्शन होता है वहां बॉन्ड मजबूत होता है, जहां अट्रैक्शन होगा वहां बॉन्ड मजबूत होगा। इसी तरह जिन पदार्थों में अट्रैक्शन, जिन अणुओं के मध्य में ज्यादा होगा, वो बॉन्ड मजबूत होगा, और वो अणु पास पास होंगे, और उन्हें आप इजीली तोड़ नहीं पाओगे। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग बने हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और वो सबको मालूम है। अब वो बताने वाला हूं मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे, यानी कुल मिला के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लिया गया फिजिकल का, फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किस कैटेगरी में? पदार्थ को कैटेगरी वाइज बांटने के लिए। समझ गए? पदार्थ को कैटेगरी वाइज बांटने के लिए क्या लिया गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो अब पदार्थ आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन आपने पढ़े हुए हैं। यानी अगर आपसे मैं पूछूं या कोई भी पूछे क्यों ये तीन कैटेगरी बांटी गई, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इनका बल इक्वल होता, सबके अंदर एक समान बल लग रहा होता, तो कैटेगरी तीन ना होकर केवल एक होती, क्योंकि इन सबके अंदर ये मॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग है, इसलिए इनकी स्टेट अलग अलग है, इनकी अवस्थाएं अलग अलग है। और अवस्थाएं अलग क्या होती है वो समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं सॉलिड की आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम, आकृति निश्चित और आयतन निश्चित। मार्कर मेरे हाथ में एक ये है और एक मार्कर ये है, इक्वल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है और शेप एक जैसी है, तभी तो मैं इसे सॉलिड बोल रहा हूं। अब ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में, इस मार्कर के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जो इन्हें आपस में जोड़े रख रहा है, जिस वजह से ये सॉलिड है। यानी उन अणुओं के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे दबा नहीं पा रहा हूं या तोड़ नहीं पा रहा हूं। ईटा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? आयरन स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जितने भी सॉलिड है वो सॉलिड क्यों होते हैं? आप उन्हें हाथ से ब्रेक क्यों नहीं कर पाते हो? रीजन, क्योंकि जहां आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर अपोज बल करोगे, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जितना हार्ड सॉलिड उतना सॉलिड बॉन्ड, तो आप उसे इजीली तोड़ नहीं पाओगे। गॉट इट? तो डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम,
और प्रॉपर्टी की बात करूं, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का सब ज्यादा होता है नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में मैं माइनर में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सॉलिड क्या है? जिनकी शेप डेफिनेट है, जिनका वॉल्यूम डेफिनेट है और जिनके गलनांक क्वथनांक बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। लोहे को आप अपने सिलेंडर यानी चूल्हे पर नहीं गला सकते, उसके लिए आपको गैस का यूज करना पड़ता है, शार्प गैस, और उसकी भी तेज आग निकालनी पड़ती है, ठीक है, तब आप उसे जाकर गला पाते हो। तो इसका मतलब गलनांक बहुत ज्यादा है, क्वथनांक बहुत ज्यादा है, उबलता नहीं है इसलिए ना। तो ये आपका एक सिंपल सी डेफिनेशन में आया, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ हाई या हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स होता है आपस में। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने आगे लिख दूं तब भी ठीक है, समझ लीजिएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, सब कुछ बहुत ज्यादा 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 उच्च वाला होता है। लिक्विड की बात करूं तो आप लिक्विड को देखेंगे, शेप यहां पर हो गई इनडेफिनिट, इनडेफिनिट बोले तो अनिश्चित, इनडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। समझने का प्रयास करें, आकृति अलग अलग होगी लेकिन आयतन अलग अलग नहीं होगा। आकृति अलग कैसे होगी? अभी ये पानी किसमें है, ये गिलास में है, तो आपको क्या कटोरी वाली शेप दिखाई दे रही है, आपको इसकी गिलास वाली शेप दिखाई दे रही है, ठीक। अगर ये पानी कटोरी में कर दूंगा तो आपको कटोरी वाली शेप दिखाई देगी, ठीक है। ये सारी चीजें डेफिनिट इनडेफिनिट शेप को बता रही है क्योंकि ये लिक्विड है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मानिए आपकी माताजी किसी दूध वाले से दूध लेती हैं रोज शाम को और वो गेट पर दूध देने आता है और वो दूध आप 1 लीटर लेती है, ठीक है। अब एक दिन डेली आप उस 1 लीटर दूध को भगोनी में, छोटी वाली भगोनी में लेके जाते हैं और बाहर जाके ले लेते हैं। एक दिन वो भगोनी आपकी खाली नहीं होती है, अंदर रखी होती है, तो आप किसी और जग में लेने जाते हैं और दूध वो आपका डाल देता है। अब जरा विचार कीजिए, क्या ऐसा होता है कि भगोनी वो जो 1 लीटर दूध था वो 1 लीटर रहता हो और जग में आते हो 100 लीटर हो जाता हो? अगर ऐसा होता हो तो हर आदमी भगोनी में लेकर जग में लेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया ना। जबकि ऐसा नहीं होता, वो भगोनी में भी 1 लीटर होगा और वो जग में भी 1 लीटर होगा। लेकिन एक अंतर आएगा कि भगोनी में जब आप देखोगे तो उसमें उसकी शेप भगोने वाली होगी और जग में उसकी शेप जग वाली होगी। इसलिए मैंने बोला इनडेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, मात्रा चेंज नहीं होगी। गॉट इट? अब बात करें, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, इनकी तुलना में थोड़े कम होते हैं। यानी अगर बात करें सॉलिड की और लिक्विड की तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बहुत ज्यादा उच्च है, हाईएस्ट है, तो ये हायर है। अगर डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट, सुपरलेटिव, हायर, कंपैरेटिव और हाई की गैस में। अगर आप थोड़ी माइनर भी इंग्लिश जानते होंगे तो कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, तो हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम। अब बात करें लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड का अंतर आणविक बल इसकी तुलना में कम होता है, यानी इसके अणु थोड़े दूर होते हैं। यही कारण है कि पानी की बाल्टी में आप हाथ को अंदर बाहर कर सकते हो, आप हाथ को डुबा सकते हो, दूध में आप हाथ को डुबा सकते हो। क्यों? उनके अणुओं के बीच में गैप होता है, वहां से आपका हाथ इजीली अंदर आ जा सकता है, बाहर जा सकता है, अंदर। समझ में आ गया? वो हाथ क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, अट्रैक्शन कम है, तो गैप ज्यादा है, और गैप ज्यादा, उसी गैप में आप हाथ डाल पा रहे हो, उसी गैप में आप कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल डाल सकते हो और वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि पानी में चीनी क्यों घुल जाती है, किसी ईंटा के ऊपर चीनी रख के घुमाते रहो, घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, क्योंकि वो जाएगी कहाँ चीनी? मॉलिक्यूल में गैप ही नहीं है, एटम्स में गैप ही नहीं है। लेकिन पानी के अंदर चीनी क्यों घुल जाती है, दूध में चीनी क्यों घुल जाती है? क्योंकि दूध के मॉलिक्यूल के बीच में, इमेजिन कीजिए, ये मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए पानी के मॉलिक्यूल है, तो ये गैप दिख रहा है क्या? ये यहाँ भर जाती है चीनी, यहाँ घुल के भर जाती है पूरी, ये भर जाती है घुल के। जब घुल की जगह होगी तभी तो भर पाएगी ये। और जो सॉलिड की बात करूं वहां गैप ही नहीं है, वहां गैप ही नहीं है, कहां जाएगी? दैट्स व्हाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स इनकी तुलना में कम होता है, क्योंकि उनके बीच में गैप इनसे ज्यादा होता है, इनकी तुलना में ज्यादा होता है। गॉट इट? इनकी तुलना में गलनांक कम, इनकी तुलना में क्वथनांक कम, सॉरी, और इनकी तुलना में घनत्व या डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। गैस की बात करूं तो वही बात, यहां पर तो इनडेफिनिट शेप होगी,
इनडेफिनिट शेप होगी और साथ में होगा इनडेफिनिट, अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स जो तय नहीं है, जिसकी कोई आप गारंटी से नहीं बोल सकते। अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जिसको आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते कोई, तो अनिश्चित शेप होगी किसकी, गैस की। अनिश्चित वॉल्यूम होगा, गॉट इट। अब अनिश्चित शेप का मतलब क्या है, अनिश्चित वॉल्यूम का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए मैं इस कमरे में जिसमें मैं हूं, यहां कोई अगरबत्ती जलाता हूं, थोड़ी सी अगरबत्ती जला के बाहर निकल जाता है कोई लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिकल गैस का जो पदार्थ, थोड़ी सी मात्रा पूरे कमरे में स्मेल कर देती है। क्यों? क्योंकि गैस की जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनिट है। गैस की शेप क्यों नहीं है, आप जिसमें चाहो उसकी शेप ले लेती है वो। गुब्बारे में डाल दो गुब्बारे जैसी, सिलेंडर में डाल दो सिलेंडर जैसी, और मुंह में डाल लियो तो मुंह के जैसी। तो इसकी शेप डिफरेंट होती है और वॉल्यूम डिफरेंट। मैंने बता दिया आपको रीजन क्या है, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस दूर दूर तक फैल जाती है। इसका मतलब ये और ये तीनों इसी ब्याह पे बांटे गए हैं। और अगर बात करें इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए गैस कहीं भी तैरती है, कहीं भी घूमती है। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए ये घनिष्ठ दोस्त हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, जहां रहेंगे साथ रहेंगे, इनको कोई दोस्ती नहीं तोड़वा सकता। तो सॉलिड जैसी दोस्ती होनी चाहिए, बीच में कोई आ नहीं सकता, कोई दुविधा, कोई दबाव, कोई तनाव नहीं। लिक्विड, इसमें कोई तीसरा आ सकता है, बीच में कोई तीसरा आ सकता है, खुद जगह बना सकता है और आपको दूर कर सकता है। और जो तीसरा वाला है गैस, यहाँ तो आप कान में एक बात बोलो, अरे वो तुरंत बिलीव हो जाएगा, अच्छा ऐसा है, ये गैस की प्रॉपर्टी है। मैंने आपका दैनिक जीवन का एग्जांपल दिया है। आपका दोस्त एक ऐसा होगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता होगा, एक दोस्त ऐसा भी होगा जो मौका देख के होता होगा, और एक ऐसा भी होगा जो नाम का दोस्त है तो है वरना नहीं भी है। तो ये चीज यहाँ लागू होती है। हार्ड अट्रैक्शन, फास्ट अट्रैक्शन, इसकी तुलना में थोड़ा कम अट्रैक्शन, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर अट्रैक्शन। गॉट इट? अब मैं एक चीज और एड ऑन करने वाला हूं। आज तक आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको जानना चाहिए पदार्थ की एक और अवस्था है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर। कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, तो आपको जवाब होना चाहिए प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथी स्टेज है मैटर की, समझ रहे? प्लाज्मा फोर्थ स्टेज है मैटर की। और ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये स्टेज आपने देखी हुई है। ये कब बनता है, जब गैस का आयनाइजेशन करते हैं, हम गैस का आयनीकरण करते हैं। गैस जब टूटती है, मान लीजिए सॉरी, कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका आपने आयनाइजेशन किया, वो कार्बन ऑक्सीजन में टूट गई, तो उस टाइम पर जो आयनाइजेशन के दौरान जो आयन फ्लो कर रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उस आयन के फ्लो वाली स्टेज अगर आप देखोगे तो वही प्लाज्मा होती है। उस आयन की फ्लो वाली स्टेज को जब लर्न किया गया तो पाया वो एक और अवस्था है, ना वो सॉलिड जैसी है, ना वो लिक्विड जैसी है, ना वो गैस जैसी है, यानी ये प्लाज्मा है, जिसके अंदर ये पाया गया कि जितने भी गैसेस का आयोनाइजेशन करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। मैं लोगों बच्चों को बता दूं, आयनाइजेशन का मतलब होता है जिस पदार्थों से या जिन तत्वों से मिलकर कोई गैस बनी है उसको उन्हीं तत्वों में तोड़ देना। आप जिस गैस का नाम लो, वो 2 या 2 से अधिक या एक जिन एलिमेंट से मिलकर बनी है, अगर वो अपने अपने एलिमेंट में टूट जाए, अपने अपने आयंस में टूट जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में टूट जाए, तो उस आयंस को टूटने को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो गैस का जब आयनाइजेशन करते हैं तो जब वो टूटती है नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो उस टाइम जो आयन फ्लो कर रहे होते हैं वो स्टेज है प्लाज्मा, चौथी स्टेज। समझ में आ गया? सॉलिड आपको समझ में आया, लिक्विड आपको समझ में आया, गैस आया, वो चौथी स्टेज कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक, तो 1 2 3 4 ये 4 अवस्थाओं के साथ एक स्टेज और खोजी गई इन 1924। ये 5वीं अवस्था है। ये आपको क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि अवस्था है तो जानना चाहिए। समझिए, मैंने 4 स्टेज आपको लिख दी, अब 5वीं अवस्था में रेफरेंस लिखने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे बांटा गया पदार्थ को। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी ली गई? इंटरमोलिकुलर फोर्स ली गई। इन सबके इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग इनको इन कैटेगरी में बांटा गया। और आपको मैंने बता दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों होता है, क्या होता है, और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इनकी स्ट्रक्चर पर और वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपना जो 5वां है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैं आपको उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल
बेस है ये आपका, ये बेस है। मैंने कोई पर्टिकुलर एक क्लास नहीं ली है, ये सबके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए है। तो अगला जो पांचवा हमारा पदार्थ है उसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन पदार्थ का नाम है ये, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, ऐसे ही पदार्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो 1924 में दो वैज्ञानिकों ने, बोस और आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर खोजा। ठीक है, इस पदार्थ के बारे में जानिए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? अब तक हमने पाया है कि जहां प्रेशर हाई होगा वहां टेम्परेचर कम होगा, यानी दोनों के बीच में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी ये रिलेशन है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रियलिटी है। ठीक, लेकिन जब ये खोजा गया, कौन? ये मैंने बोला ना, जिस तरह प्लाज्मा कहाँ स्टेज आती है जब गैस का आयनाइजेशन करते हो, उसी तरह जब आप टेम्परेचर इतना कम कर दो किसी पदार्थ के लेवल पे ले जाके कि जहां टेम्परेचर भी कम हो, टेम्परेचर भी कम हो जाए और प्रेशर भी कम हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तापमान और पदार्थ, ये आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। मैंने क्या बोला, हम बोर्ड के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं हमारे चारों ये पदार्थ हैं तो जानना चाहिए भाई। सॉलिड हम जान गए, लिक्विड हम जान गए, गैस हम जान गए, हम एक पदार्थ और जान गए कि जब गैस आयनाइज्ड होती है तो क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। वो पदार्थ गैस वाला जो अंदर फ्लो कर रहा था प्लाज्मा होता है। आप ट्यूबलाइट को जलाते हो तो ट्यूबलाइट के अंदर चमक जो होती है, चमक ब्लिंक जो करता है, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, वो एक चीज प्लाज्मा की है, वो प्लाज्मा है। वो जो गैस रन कर रही है ना, उसमें रन कर रही है ट्यूबलाइट में, जो चमक दे रही है, वो स्टेज प्लाज्मा है, पदार्थ की चौथी अवस्था। वो गैस नहीं है, वो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और पांचवी मैंने बोला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 1924 में बताया गया कि जब आप टेम्परेचर किसी पदार्थ का और प्रेशर दोनों इतने लोअर कर दो, दोनों इतने इक्वल हो जाए कि अब ना प्रेशर कम हो ना टेम्परेचर कम हो, दोनों एक लेवल पर आके बराबर हो जाए, वो अवस्था जो आपको मिली, वो अवस्था जो कहलाएगी वो कहलाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये अवस्था इन दोनों ने मिलकर निकाली कि एक और अवस्था है जिसको इनाम दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आपको पदार्थ की 5 अवस्थाएं बता चुका हूं। क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि है तो जाननी चाहिए। अगर ये 5 अवस्थाएं नहीं होती, मैं 7 क्यों नहीं लिख दी, 9 क्यों नहीं लिख दी, है 5 तो 5 बता दी। गॉट इट? तो हमने बेसिकली चीजों को जाना, हमने जाना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, पदार्थ हम किसे बोलेंगे, हम अपने चारों जितनी चीजें देखते हैं वो पदार्थ है, उनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है ये हमने जान लिया, मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये हमने जान लिया, और जान के लिए जानना चाहिए। और हमने जान लिया कि पांचों पदार्थों को जिस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बांटा गया, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने बोला इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वो फोर्स कैसे प्रॉपर्टी तय करता है, वो फोर्स कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये सब बनाता है, ये हमने आज समझा। उम्मीद करता हूं ये मैटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा, और जब आपके ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो और इफेक्टिव होने वाला है। हम बेसिक की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी फर्स्ट ईयर 12th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, ये ना समझे इट इज वेस्टिंग ऑफ माय टाइम। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कभी कभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको आगे मिलने वाले हैं। कई ऐसे वे में आपको केमिस्ट्री बता दी जाएगी कि केमिस्ट्री की एक सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस टारगेट को लेकर चलेंगे। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़े, नॉट केमिस्ट्री में क्या पढ़े। हम फिजिक्स क्यों पढ़े, नॉट फिजिक्स में क्या पढ़े। हम इंग्लिश क्यों पढ़े, नॉट इंग्लिश में क्या पढ़े। क्या पढ़ना नहीं है हमें, क्यों पढ़ने में फोकस करना है, और यही मेरा हमेशा से टारगेट रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जिन बच्चों को अच्छा लगे देखिए, आधा घंटा यूज कीजिए, उसके बाद बताइए मुझे, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी जो वीडियो है यूट्यूब पे देखें, उस पर कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको ये समझ में आए तो आगे बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और यही बेसिकली वीडियो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को। आगे जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, उनके लिए शेयर कीजिए, जरूरी उनको मिलना चाहिए। और साथ में चैनल को भी
सब्सक्राइब कीजिए ताकि बार बार मुझे आपको अलग से ना बोलना पड़े कि मैं वीडियो डालने वाला हूं। आप देखें और आपको बेल आइकन जब आपके सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल आइकन होगा उसे आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको हर बार वीडियोस मिलती रहा करेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।